बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। अब सवाल यह है कि महागठबंधन में जो सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है वो कब थमेगा। एक मामला सहनी को लेकर अटका हुआ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के बीच तू मैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आरजेडी को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि सीटों पर फैसला जल्द से जल्द हो। अब सवाल यह नहीं कि कितनी सीटें किसके हिस्से में आएंगी, बल्कि सवाल यह है कि क्या गठबंधन में अब भरोसा बचा है या फिर हर पार्टी अपने फायदे का हिसाब रख रही है। क्या यह अल्टीमेटम कांग्रेस की मजबूरी है या एक सोची समझी चाल। स्वागत है आपका नहले पे दहला में, जहां आज होगी चर्चा इस काउंटडाउन पॉलिटिक्स की। धमकी या रणनीति, कौन है किस पर भारी। इस चर्चा में हमारे विशेष संवाददाता ओमशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमशील, क्या कांग्रेस सच में गठबंधन पर दबाव बना रही है या ये उसकी हताशा की झलक है? देखिए, कांग्रेस दबाव बना रही है और दबाव इसलिए क्योंकि कांग्रेस देखिए अभी दबाव नहीं बना रही, वो चुनाव से काफी पहले से दबाव बना रही है। और आपको वो तस्वीर भी याद होगी वोटर अधिकार यात्रा का। उसके बाद से जिस तरीके से कांग्रेस में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ बिहार कांग्रेस में, और जिस तरीके से चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों जो कि बिहार के चुनाव को नजदीक से देख रहे हैं और तमाम डिसीजंस ले रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो अब एक प्रेशर बनाने की, एक तो सबसे पहले सीएम फेस पर उन्होंने तस्वीर साफ नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव का नाम नहीं वो पहले लेते हैं, तो उसको लेकर एक काफी सारे सवाल उठे और एक प्रेशर बनाने की कोशिश कांग्रेस की कि ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कांग्रेस 100 सीटें मांग रही थी, क्या 100 सीटें वाकई कांग्रेस आरजेडी कांग्रेस को देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस जिस तरीके से दबाव बना रही है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अति आत्मविश्वास हम कह सकते हैं इसको, कि वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ उमड़ी उसको लेकर है कि उन्हें एक आस, कांग्रेस को एक आस जगा कि कांग्रेस का रिवाइवल वाकई हो सकता है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भी इतने मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो अकेले वहां से चुनाव लड़ ले। अगर आरजेडी के साथ नहीं रहेगी तो कहां रहेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी ओर आप अगर देख लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, तो जिस वोटर अधिकार यात्रा से ये इतने आत्मविश्वास से भरपूर हो चुके हैं ये कांग्रेस वाले, तो उसमें भी आरजेडी तमाम तरीके के आरोप लगाती। कुछ नेताओं से अगर आप अंदर खाने से बात कीजिएगा, ऑफ कैमरा बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वही कांग्रेस के फ्लैग्स को लेकर और बैनर्स को लेकर वो वोटर अधिकार यात्रा में मार्च कर रहे थे, और अधिकतर जो तादाद थी वो आरजेडी कार्यकर्ताओं की थी। तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं अगर इस चीज को आप प्रैक्टिकली अगर सोचें तो कांग्रेस का जनाधार काफी वर्षों से यहाँ पर तकरीबन 3 दशक से कांग्रेस बिल्कुल यहां से विलुप्त हो चुकी है। और कहीं ना किसी की बैसाखी कांग्रेस को चाहिए होती है, और आरजेडी एक ऐसी बैसाखी है जो कि कांग्रेस का पार लगाते आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कांग्रेस अब दबाव बना रही है वो दबाव क्यों बनाया जा रहा है, और वो दबाव किसके दम पर बनाया जा रहा है। क्या वो भ्रम में आकर बनाया जा रहा है? तो शायद ये सवाल का जवाब यही है कि कांग्रेस को एक तो अति आत्मविश्वास है, और कह सकते हैं कि हो सकता है भ्रमित भी होंगी कि अगर वो प्रेशर बनाएंगी तो आरजेडी को दिक्कत होगा। लेकिन आरजेडी इतने मजबूत स्थिति में है और आरजेडी के पास एक अपना वोट बैंक है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि अगर कांग्रेस बिहार में टिकी हुई है और जो एक खासा वोट बैंक है, तो उसको कहीं ना कहीं आरजेडी के जो वोटर्स है, एमवाई फैक्टर की जो राजनीति करते हैं मुस्लिम और यादवों की, उसका वोट हमेशा से कांग्रेस को मिलता आया है। जी हाँ, आरजेडी के दम पर। जी बिल्कुल। अच्छा ओमशील, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का खुद का जनाधार बिहार में इतना मजबूत नहीं है, तो इस स्थिति में आरजेडी लगातार कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। आरजेडी अगर बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रही है तो क्या कांग्रेस का अल्टीमेटम देना इस तरह से जायज है? देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मैं हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे इन चीजों का कि आरजेडी का जनाधार बिहार में है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और
अगर कांग्रेस आज के डेट में अल्टीमेटम दे रही है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी को दबाने की कोशिश है, क्योंकि देखिए कांग्रेस को यह पता है कि कांग्रेस अगर प्रेशर बिल्ड करेगी, उधर से मुकेश सहनी भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी दबाव में आएगी। और आरजेडी अगर दबाव में आती है तो देखिए सच्चाई ये है कि ना ही कांग्रेस चुनाव अलग लड़ सकती है, ना ही आरजेडी चुनाव अलग लड़ सकती है। अगर ये दोनों अलग अलग लड़े तो फायदा किसी को नहीं होना है और नुकसान ही नुकसान होना है। तो जो प्रेशर मुकेश सहनी से शुरुआत हुई इस चीज की, मुकेश सहनी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कांग्रेस पर, माफ कीजिएगा आरजेडी पर, कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए और तमाम इतनी सारी सीटें चाहिए, 20 सीटें चाहिए, 25 सीटें चाहिए, तमाम वो आंकड़ों की बात करते हैं। तो वहीं कांग्रेस को भी एक मौका मिल जाता है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हमें एक रिवाइवल मिल रहा है बिहार में, तो हमें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है और हमारा एक जनाधार है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो भूमिका अहम है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की है। आपको एक बात समझना काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी पप्पू यादव से मुलाकात करते हैं, कन्हैया कुमार से भी मुलाकात करते हैं, और ये दोनों नेता एक ऐसे नेता हैं जो कि हमेशा ये चाहते हैं कि आरजेडी वहां पर एक छोटे भाई की भूमिका में कैसे भी करके आ जाए, क्योंकि कांग्रेस जब तक मुखर रूप से सामने नहीं आएगी तो पुराना वोट बैंक उनका नहीं आएगा। ऐसा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार हमेशा से कहते रहे हैं और इसी मुद्दे पर वो कन्विंस हमेशा करते रहे हैं कांग्रेस को। तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार का जो विचारधारा है कि आप कांग्रेस आरजेडी पर दबाव डालें और उसके बाद फिर वो तुरंत बैकआउट करेंगे और सीटें बढ़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आपको मैं शुरुआती अभी एक दिन पहले की बात बताता हूं, जब बातचीत चल रही थी, जब दिल्ली तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, उससे पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि जो कांग्रेस 100 सीटें मांग रही थी वो 58 और 60 पे समझौता करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अल्टीमेटम तो दे रही है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को पता है कि उसका जनाधार कितना है, उनकी हैसियत कितनी है कि कितनी सीटों पर वो लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को यह भी पता है कि और कोई लेकिन नहीं है। बिल्कुल, और कांग्रेस को यह भी पता है कि वो अगर आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे तो वो जाएंगे कहां। लेकिन उनके साथ एक सवाल यह है कि अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने नेताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, और अपने हमारे साथ जो नेता आए हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार जैसे नेता हो, जो पार्टी को ग्राउंड लेवल पर जो मदद कर रहे हैं, जो सारे कार्यकर्ता हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा पुश मिले, उनको क्या जवाब दिया जाए। तो उसको लेकर ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, उसी पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि होता है क्या। ओमश्री, सीटों की इस खींचतान में एक और सवाल निकल कर आता है कि इंडिया गठबंधन में यह दरार सिर्फ सीटों की है या भरोसे की भी है? देखिए, सीटों की दरार तो है ही, लेकिन ज्यादा दरार भरोसे की है। अब ये भरोसे की दरार क्यों है, मैं आपको बताता हूं। भरोसा इस चीज का कि जब आरजेडी और कांग्रेस अगर एक साथ आते हैं, एक साथ अगर उनका वर्षों वर्षों से गठबंधन है, तो कांग्रेस को एक अहम भूमिका चाहिए, एक आश्वासन चाहिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आपको एक मजबूत दावेदारी हमें देनी पड़ेगी। अगर आपको हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आपको कम से कम 70 से 80 सीटें हमें देनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी सीटें नहीं जहां पर कांग्रेस का जनाधार ना हो, जहां पर वो जीत ना सके, क्योंकि पिछले चुनाव में यही हुआ। और सवाल यहां पर यह है कि आरजेडी, देखिए, सीट बंटवारा कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर जो सीट बंटवारा हुआ है तो कौन कौन सा सीट बंटवारा हुआ है, किसके हिस्से में कौन सी सीट गई है, किसका जनाधार वहां पर कितना है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सवाल के साथ अडिग है कि अगर उसे 60 सीटें भी मिल रही है, 58 सीटें भी मिल रही हैं, तो उन्हें जिताऊ सीटें मिलें जिनमें कि कांग्रेस का जनाधार हो। ऐसा ना हो कि उन्हें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक खासा प्रभाव है और जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए एक विनिंग सीट है, वहीं सिर्फ कांग्रेस को टिकट दे दिया जाए। तो इससे कांग्रेस का जो दबदबा है और जो जनाधार है वो कम होता है, और वो चीज पूर्व के चुनाव में कांग्रेस ने देख लिया है। इसलिए इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है कांग्रेस, और इस बार
इसलिए अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है, दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव एक तरफ से नहीं फंसे हैं, इस बार तेजस्वी यादव दो तरफ से फंसे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी सिर पर सवार है कि आप डिप्टी सीएम पद का मुझे आप डिप्टी सीएम पद के लिए आप कहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कीजिए। और वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस भी लगातार वो दबाव बना रही है कि एक अहम भूमिका, और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने ये भी दावेदारी की है कि सीट बंटवारे के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के होने चाहिए। जी हाँ। तो सवाल यह है कि एक तरफ जो कांग्रेस 100 सीटों की बात करती है, अब तो 60 सीटों पर आ गई। आप मानकर चलिए कि 60 सीटों पर आ गई सूत्रों की माने तो। अब वो 60 सीटों में 2 डिप्टी सीएम का पद कैसे दे दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ। आप किस बुनियाद पे 2 सीटें मांग रहे हैं डिप्टी सीएम पद की? तो तमाम सारे सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब कब निकलकर सामने आता है, ये तस्वीरें साफ कब होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अंजलि, देखिए ओमशील, राजद ये कह रहा है कि वो 185 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 1-2 सीटें घटक दलों के लिए छोड़ी गई हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची दें, वरना वो अपने 60 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। तो क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने का रिस्क ले सकती है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्लफ है? बिल्कुल, देखिए ये कहना ही नहीं है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल ब्लफ ही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का जनाधार कुछ भी हो, कितनी भी भीड़ आ जाए वोटर अधिकार यात्रा में, आप कल्पना कीजिए कांग्रेस अगर माफ कीजिएगा, अगर लड़ती है अकेले चुनाव, तो कांग्रेस की क्या दुर्गति होने वाली है ये राहुल गांधी को भी बखूबी पता है। इसलिए वो ये फैसला तो नहीं लेंगे कि आरजेडी से अलग हटकर चुनाव लड़ना है, ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है। दूसरा सवाल ये कि जो राहुल गांधी या जो कांग्रेस लगातार, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा से वो लगातार मजबूत कर रही हो, या तमाम यात्रा जो निकाल रहे थे पूर्व में राहुल गांधी, वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर तमाम सारी यात्रा भी हो, तो उससे एक मजबूती देने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन जो सीट बंटवारे को लेकर पेच जो फंसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सीट बंटवारा एक सिर का दर्द इसलिए भी है क्योंकि सीट बंटवारे से ही ये तय होगा कि कौन बड़े भाई की भूमिका में है, कौन छोटे भाई की भूमिका में है। ये तय है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से रही है, एक राज्य स्तर की पार्टी है, एक जनाधार है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक बात का डर है कि अगर आरजेडी 140-145 सीटों पर लड़ती है या 120 से ज्यादा सीटों पर लड़ती है, तो डर ये सता रहा है कि कहीं वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम ना हो जाए। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इस चीज की है, अगर वो आरजेडी खुद से सरकार बनाने में सफल हो गई, जिसकी संभावना काफी कम है, अगर हो जाती है तो कांग्रेस का तो कुछ चलेगा ही नहीं उनके सरकार में। उसके बाद आपको सीपीआई को भी समझौता करवाना है, वीआईपी के साथ भी आपको समझौता करवाना है, तो तमाम सारी चीजें हैं। अब इससे क्या तेजस्वी यादव फाइनलाइज करते हैं, और जो बीती रात जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई, वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा ही निकली। बेनतीजा इसलिए, ठीक है चर्चाएं हुई, सीटों को लेकर फैसला हुआ, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है, जो फाइनल रूप देने की बात कही जा रही है, वो अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव पटना आएंगे, उसके बाद पटना में एक बैठक होगी महागठबंधन के सारे घटक दलों के साथ, उसके बाद सीट शेयरिंग पर फैसला निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल ओमशील, एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि 2025 के चुनावों में महागठबंधन के भीतर लीडरशिप क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहा है? क्या ये सीट बंटवारे का ही असर है कि ऐसी क्राइसिस देखने को मिल रही है? देखिए सीट बंटवारे को ही लेकर, फेस को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बढ़ी हुई है, क्योंकि देखिए कांग्रेस दबाव इसलिए बना रही है, कांग्रेस ने दबाव बनाना ही ऐसे शुरू किया कि आपको याद होगा जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, उस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर होते हैं, जब मीडिया वालों ने ये सवाल किया कि जो तेजस्वी यादव से जब सवाल किया जाता है कि आप पीएम के रूप में किसे देखते हैं, तो तेजस्वी यादव कहते हैं मैं तो पीएम के रूप में राहुल गांधी को ही देखता हूँ, और कॉन्फिडेंटली बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी से जब पूछा जाता है आप मुख्यमंत्री पद का दावेदार आप किसको समझते हैं, और महागठबंधन की ओर से, तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है, उनके तरफ से किनारा कर लिया जाता है। तो वहां से दबाव बनाने का जो प्रयास था वो शुरू हुआ।
इसलिए जब दबाव में आरजेडी आने लगी और आरजेडी कहीं ना कहीं फंसती गई, क्योंकि मुकेश सहनी भी एक तरफ से चढ़ चुके थे। जी हाँ। तो इसलिए उसके बाद जो फेस को लेकर घमासान मच गया। नहीं तो आपने पूर्व के चुनाव में देखा होगा कि तेजस्वी यादव पर सारे दलों को भरोसा रहता है और अंत में अभी भी यही होगा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। आखिर महागठबंधन के पास चेहरा कौन है? क्या कांग्रेस में कोई चेहरा है? नहीं। क्या सीपीआई में कोई चेहरा है? नहीं। क्या मुकेश सहनी सीएम पद के दावेदार बन सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उनका इतना जनाधार नहीं। आप 20-25 सीटों पर आप लड़के आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। तो ये सारी बातें सिर्फ महज बातें हैं, लेकिन आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जो फेस की बात आप कह रही हैं, तो सीट बंटवारे के साथ साथ तमाम सारी घोषणाएं होनी है। और जो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये डिक्लेयर किया जाए कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, सन ऑफ मल्लाह को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो। तो क्या इसकी घोषणा होती है या नहीं होती है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अंजलि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील जुड़ने के लिए। ओमशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीटें बट रही हैं, लेकिन सियासत जुड़ नहीं रही। कांग्रेस की घड़ी चल पड़ी है। आरजेडी अभी भी अपने बड़े भाई वाले मूड में है। अब देखना यह होगा कि पहले कौन झुकता है, गठबंधन की मजबूरी या पार्टी की रणनीति। क्योंकि बिहार की राजनीति में हर काउंटडाउन एक नई कहानी लिखता है। और आज की कहानी बस इतनी। सीटों की सियासत में टिक टिक तो सबकी है, लेकिन टाइमर किसका बजेगा ये समय बताएगा। फिलहाल नहले पे दहला में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।